हे गाइस, वेलकम टू द वीडियो। तो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं DSSB TGT नेचुरल साइंस के लिए, तो ये 30 दिन की जो क्लासेस हैं, जितना भी मुझे टाइम मिल पा रहा है, मैं आपको करा रहा हूँ नेचुरल साइंस, जो कि एक पोल पर बेस्ड था। मैंने आप लोगों को ऑप्शन दिया था मैं आपको कौन सा सब्जेक्ट कराऊं, तो 85% लोगों ने कहा कि साइंस कराइए। और मेरे बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ भाई। मैंने खुद ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और सेलेक्ट हुआ हूँ और सीधे सीधे अच्छे नंबरों से टॉप भी किया है। DSSB नेचुरल साइंस 2021 की जो वैकेंसी थी, जो एग्ज़ाम 2022 में हुआ था, उसमें मैंने 133 प्लस नंबर मैंने स्कोर किए थे। और नवोदय विद्यालय PGT में भी मैं सेलेक्ट हुआ था 2023 में। बट अभी मैं जो काम कर रहा हूँ DSSB TGT नेचुरल साइंस, यानी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन न्यू दिल्ली, नेचुरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन न्यू दिल्ली में मैं एज अ TGT नेचुरल साइंस काम कर रहा हूँ। अब नवोदय विद्यालय में पोस्टिंग दूर आती है, तो इसलिए मैंने वो चूज़ नहीं किया था। तो इन क्लासेस में मैं आपको करा रहा हूँ 8, 9, 10th की NCERT, और अगर टाइम ने परमिट किया तो 11th और 12th की भी कराएंगे। अभी हम कर रहे हैं भाई केमिस्ट्री। और पिछली बार जो आपको पढ़ाया था उसमें, क्योंकि मेरे पास टाइम कंस्ट्रेन था, मुझे स्कूल जाना था, तो बीच में कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो मैं ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ये सब हमने कर लिया था, ये सब कर लिया था बड़े अच्छे से। और मैं आपको साथ में भी बता रहा हूँ क्या हाईलाइट करना है, क्या नहीं करना है। जो भी हम लिख रहे हैं इसी तरह आप भी लिखिए साथ के साथ, और अपनी किताब में ही नोट्स बना लीजिए। इसके अलावा कोई सेपरेट नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं। और एक हमारे कोई व्यूअर हैं जिन्होंने मुझे कहा कि सर, हिंदी मीडियम वालों के बारे में भी कुछ सोचिए। तो देखिए, मैं खुद इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि जितनी हिंदी मुझसे हो पाएगी मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता चलूँगा। और अगले जो हमारे लेक्चर्स हैं, अगला जो चैप्टर है, उसमें तो मैंने हिंदी टर्म्स को लिखना भी शुरू कर दिया है। तो आपकी भी जितनी हेल्प मुझसे हो पाएगी मैं करूँगा। देखिए, लेटेंट हीट के बारे में हम कर रहे थे। पहले तो इस सब को मिटा देते हैं। लेटेंट हीट मैं ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, एक बार दोबारा इसको हम देखते हैं। लेटेंट हीट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है भाई। जो आप जब पढ़ाएंगे, आप खुद जब पढ़ाएंगे क्लास 9th के स्टूडेंट्स को, तो उनको भी ये ढंग से समझ नहीं आता एक बार में। लेटेंट हीट का मतलब है सुप्त ऊष्मा या छिपी हुई ऊष्मा, या हिडन हीट। हिडन हीट। तो दोबारा से वही एक्सपेरिमेंट हम रिपीट करेंगे। एक बीकर हमने लिया है जिसमें हमने एक आइस क्यूब को रखा हुआ है। आइस क्यूब को होना चाहिए ब्लू कलर का, तो ये लीजिए ब्लू कलर का आइस क्यूब। इस पर हमने एक बार थर्मोमीटर लगा के चेक किया। मान लो इसका टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस। नीचे से बर्नर लगाया। अब आग होती है लाल, तो इसको रेड कलर से करेंगे। नीचे हमने बर्नर लगा दिया। बर्नर लगाने के बाद ये बर्फ़ पिघलना शुरू होगी। और इस पिघलती हुई बर्फ़ में जब हम बर्फ़ के ऊपर थर्मोमीटर लगाएंगे तो टेम्परेचर आएगा 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन ये जो पिघला हुआ पानी है, पिघली हुई बर्फ़ है, अगर इस पर भी थर्मोमीटर लगाकर चेक करें तो भी आ रहा है 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब दोनों में टेम्परेचर का कोई डिफरेंस नहीं आया। तो ये जो नीचे से हम हीट दिए जा रहे हैं, ये हीट आखिर जा कहाँ रही है? अब ये सोचने वाली बात है। थोड़ी देर बाद जब हम वेट कर करके थक जाएंगे तो ये पूरी बर्फ़ पिघल जाएगी, और पूरी बर्फ़ बदल जाएगी लिक्विड वाटर में, पूरी बर्फ़ बदल जाएगी पानी में। फिर जब हम इसका टेम्परेचर चेक करना शुरू करेंगे तो ये बढ़ने लगेगा। 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, ऐसे कर करके बढ़ने लगेगा। मतलब क्या देखने में आया, जब तक पूरी बर्फ़ पिघल कर लिक्विड नहीं बन गई तब तक हम चाहे कितनी हीट दिए जाएं, टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा। और जैसे ही पूरी बर्फ़ पिघल कर पानी बन गई तब टेम्परेचर राइज करना शुरू हुआ। इसी कारनामे को कहते हैं हिडन हीट, छुपी हुई ऊष्मा, या लेटेंट हीट। यानी ऐसी हीट जो यूज़ होती है फॉर द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की स्टेट को चेंज करने में जो हीट यूज़ हुई, जो हीट यूज्ड हुई मैटर की स्टेट को चेंज करने में, उसे कहा गया लेटेंट हीट।
अब ये आपको हर जगह दिखेगा। आप किसी सॉलिड को लिक्विड में बदलने की कोशिश करेंगे, जब तक पूरा सॉलिड लिक्विड में नहीं बदल जाता टेम्परेचर राइज होना शुरू नहीं होगा। तो आपने जितनी भी हीट दी है वो सब यूटिलाइज हो चुकी है उस सॉलिड को लिक्विड में बदलने में। सेम चीज़ अप्लाइज फॉर लिक्विड को, अगर गैस में बदल रहे हैं, हम बॉईल कर रहे हैं किसी चीज़ को, एक बार वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच गया, कोई भी पदार्थ, मान लीजिए पानी है, हमने एक बीकर में पानी रखा, इसको बॉईल करना शुरू किया, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा, 100 डिग्री तक मान लो पहुंच गया। अब ये 100 डिग्री पे ही अटका रहेगा, थर्मोमीटर लगा लगा के चेक करेंगे, 100 डिग्री पे ही अटका रहेगा। जो यहाँ वेपर्स उड़ रहे हैं, इन वेपर्स का भी चेक करेंगे थर्मोमीटर लगा के, 100 डिग्री पर ही अटका रहेगा। लेकिन जैसे ही पूरा पानी इस बीकर का वेपर में बदल जाएगा, फिर इस वेपर का टेम्परेचर राइज होना शुरू होगा, 100, 101, 102, वही सेम बात। जब तक पूरा लिक्विड अपनी अगली स्टेट ऑफ मैटर, अपनी अगली भौतिक अवस्था में नहीं बदल जाता, तब तक टेम्परेचर बढ़ना शुरू नहीं होगा। और आपने नीचे से कितनी भी हीट दी हो, टेम्परेचर तभी बढ़ना शुरू होगा जब पूरा का पूरा पानी वेपर में बदल चुका होगा। तो इस बीच क्या हुआ, जब ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, जब ये बदलाव हो रहा था, उसमें जो हीट यूज हुई उसे हमने क्या कहा, लेटेंट हीट या सुप्त ऊष्मा। इस ट्रांसफॉर्मेशन में भी ऐसा ही है। इस ट्रांसफॉर्मेशन में भी जब बर्फ से पानी बन रहा था, जब बर्फ से पानी बन रहा था, उस दौरान जो हीट यूज हुई उसे कहा गया लेटेंट हीट। आई होप अब सबको क्लियर हो गया होगा। और ये दो प्रकार की है भाई, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब इसमें क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, क्या हमें ध्यान रखना है, आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ है और 0 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी है, तो ज़्यादा ठंडा किस में हमें महसूस होगा अगर हम उसे हाथ लगाते हैं। ठीक है, माँ इसको एक बार थोड़ा सा साफ करते हैं, थोड़ी कलाकारी ज़्यादा ही कर दी। हाँ, तो यहाँ पर क्या है भाई, बर्फ और पानी एक साथ है, बर्फ भी है और पानी भी है। बर्फ का तापमान भी 0 डिग्री सेल्सियस, पानी का तापमान भी 0 डिग्री सेल्सियस। एक आदमी ने टच किया इसमें अपनी उंगली डालकर यहाँ टच किया बर्फ पर, और फिर उसने उसी उंगली से टच किया इस पानी को, तो ज़्यादा ठंडा कहाँ उसे महसूस होगा। तो देखिए, बर्फ जब पानी में बदल रही है तो अपने साथ ये नीचे से जो हीट आ रही है ना, सारी हीट लेती जा रही है, पानी सारी हीट एब्जॉर्ब करके लेता जा रहा है। टेम्परेचर दोनों का सेम बना हुआ है क्योंकि अभी लेटेंट हीट वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। जब पूरी बर्फ पिघल कर पानी बन जाएगी तब टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। अभी दोनों ही 0 डिग्री पर रहेंगे। अब हमें बताना है कहाँ ज़्यादा ठंडा महसूस होगा। हमें ज़्यादा ठंडा महसूस होगा बर्फ़ के ऊपर। क्यों? क्योंकि बर्फ़ में लेटेंट हीट नहीं है। वो लेटेंट हीट कहाँ छुपी हुई है? वो लेटेंट हीट सोखी जा रही है इस पानी के द्वारा। अगर पानी ने ज़्यादा हीट सोखी है तो हमें बर्फ़ ज़्यादा ठंडी महसूस होगी, पानी कम ठंडा महसूस होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। हालांकि टेम्परेचर दोनों के सेम है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है जिसमें हमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। टेम्परेचर स्पेलिंग, टेम्परेचर एंड हीट आर नॉट सेम। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि टेम्परेचर सिर्फ ठंडा या गर्म नापने का एक तरीका है, और वो भी कंपैरेटिवली। जैसे डॉक्टर हमारे मुंह में थर्मोमीटर डालता है मरकरी, जिसमें मरकरी होता है, तो हम मरकरी के बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर अपने शरीर का तापमान नाप रहे हैं, मरकरी के बॉइलिंग पॉइंट से कंपेयर करके। उसी तरह टेम्परेचर अपने आप में कुछ नहीं है। हमें कोई चीज़ ठंडी चाहिए, कोई चीज़ गर्म चाहिए, यानी दोनों के अंदर अलग अलग हीट एनर्जी जब होगी तभी हम उनके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस बता पाएंगे। कहने का मतलब है, हम जो भी टेम्परेचर नापते हैं वो असल में सिर्फ मरकरी और उस पदार्थ के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस होता है जो हम नापते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा डीप में जाने का ना हमारे पास टाइम है और ना ज़रूरत है। तो भाई जब बर्फ़ को छुएंगे और उसी तापमान पर पानी को छुएंगे, ज़्यादा ठंडा बर्फ़ में महसूस होगा, क्योंकि बर्फ़ जब पिघल रही थी तो उस पिघलने के दौरान पानी ने सुप्त ऊष्मा को सोख लिया और वो ऊष्मा हमें पानी में महसूस होगी, इसलिए पानी हमें कम ठंडा लगेगा।
अब यही प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं इस वाले एक्सपेरिमेंट पर, जिसमें हमने पानी और वेपर को लिया है, पानी और भाप को। इसी के अंदर एक आदमी अपना अगर हाथ डाल दे तो उसका हाथ भाप से ज़्यादा जलेगा या पानी से? देखिए, पानी बदल रहा है भाप के अंदर, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान, इस बदलाव के दौरान कौन है जो ऊष्मा को सोखे जा रहा है? वो है भाप। यहाँ पर पानी सोख रहा था, यहाँ पर सोख रही है भाप। तो सीधी सी बात है, भाप में ही ज़्यादा ऊष्मा है, तो ज़्यादा जलाने की जो क्षमता है वो भी भाप में ही होगी। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, हमने कर लिए हैं। और टेम्परेचर और हीट सेम चीज़ नहीं है। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसका डिफरेंस जब हम नापते हैं तो हमें टेम्परेचर के रूप में मिलता है, जिसकी यूनिट केल्विन और डिग्री सेल्सियस है। ये अदल बदल करना बिल्कुल आसान है। एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ आप लोग एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। सब्लिमेशन के हमने 3 एग्जाम्पल्स किए थे। अब जो पदार्थ सब्लिमेशन दिखाएंगे वो सभी डिपोजिशन भी दिखाएंगे। सब्लिमेशन को हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, और ऊर्ध्वपातन से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं सीबीएसई में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। डिपोजिशन को बोलते हैं निक्षेपण। सब्लिमेशन का मतलब क्या था? सॉलिड से डायरेक्टली गैस में बदल जाना, और डिपोजिशन का मतलब क्या था? गैस से डायरेक्टली सॉलिड में बदल जाना, निक्षेपण। चलिए गाइस, आगे चलते हैं। और ये जो टेबल है या डायग्राम है, इसको प्लीज़ अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो प्रोसेसेस हैं यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और सब्लिमेशन और डिपोजिशन से तो बिल्कुल बनते हैं। आगे चले, आगे मेरे हिसाब से हमने कुछ नहीं छोड़ा था। इवेपोरेशन को अच्छे से पढ़ा। इवेपोरेशन और बॉइलिंग में हमने डिफरेंस भी किया था। कहाँ किया था? ये रहा, ये रहा, देखिए डिफरेंस भी हमने कर लिया। तो अब हम चलते हैं अगले चैप्टर पर डायरेक्टली। अगले चैप्टर पर आते हैं गाइस। ये तो सेकंड चैप्टर अब हमारा शुरू हो चुका है, और इस चैप्टर को मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बड़े अच्छे से पढ़ाऊंगा। गाइस प्लीज़ फर्स्ट चैप्टर को एडजस्ट कर लेना। अब इतना टाइम नहीं है कि मैं बार बार पीछे जाकर उसे भी हिंदी में ट्रांसलेट करूं। और प्लीज़ ये समझने की कोशिश कीजिए, मैं खुद इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, तो मेरे लिए हिंदी मीडियम में कंटेंट बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, और मैं खुद इंग्लिश में ही ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, इसलिए इंग्लिश की ही एनसीईआरटी की पीडीएफ आपके सामने मैं यूज़ करता हूँ। लेकिन फिर भी जितना मुझसे हो पा रहा है मैं कर रहा हूँ। बाकी आप लोग प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, क्योंकि एनसीईआरटी तो हिंदी वालों की भी सेम है और इंग्लिश वालों की भी सेम है। अब जैसे यहाँ हमने ये अंडरलाइन किया है कुछ, तो यही सेम लाइनें आपकी हिंदी की बुक में इसी पेज पर इसी जगह पर मिलेंगी, तो वहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिए। बात सेम ही है, थोड़ी सी मेहनत तो देखो आपको करनी पड़ेगी। अब सब कुछ तो मैं आपके लिए नहीं कर पाऊँगा। तुम इस मैटर अराउंड अस प्योर, इस चैप्टर में कोई बकवास चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, सीधा सीधा जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं भाई। अब आप छोटे बच्चे नहीं हैं कि मैं आपको एक एक चीज़ बताऊं कि मिश्रण क्या है, ये क्या है, वो क्या है, दूध क्या है, नमक क्या है, कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब एग्जांपल्स हैं बच्चों के लिए। हमें इस बुक में से कॉन्सेप्ट्स निकालने हैं और क्वेश्चन आंसर निकालने हैं और एग्जांपल्स निकालने हैं, बस इतना ही हमारा काम है। तो देखिए यहाँ जो अंडरलाइन किया है आप भी अपनी बुक में अंडरलाइन कर लीजिए साथ साथ, ताकि आपको कोई बाद में दिक्कत ना हो। और जब आप रिवाइज़ करेंगे इस पूरे पेज पर, और कुछ भी आप नहीं पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं पढ़ेंगे पूरे पेज पर, सिर्फ और सिर्फ जिस पार्ट को हमने अंडरलाइन किया और साइड में जो कुछ लिखा है उसे ही हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो हमने क्या अंडरलाइन किया है, मिल्क इज़ एक्चुअली मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट एंड प्रोटीन्स। तो बस ये याद रखना कि भाई मिल्क एक मिक्सचर है। आगे हमने अंडरलाइन किया है व्हाट इज़ मिक्सचर, कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, एक से अधिक प्रकार के शुद्ध पदार्थों से मिलकर बनता है मिश्रण या मिक्सचर। अब क्या लिखा आगे देखिए, वट एवर द सोर्सेज ऑफ अ प्योर सब्सटेंस में बी, इट विल ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। इसका मतलब है मिक्सचर चाहे किसी भी चीज़ से मिलकर बना हो, मिश्रण किन्हीं भी शुद्ध पदार्थों से मिलकर बना हो, उसके अंदर उन शुद्ध पदार्थों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो गुण धर्म हैं, वो बने रहते हैं, वो कभी मिटते नहीं हैं। जैसे एक उदाहरण देखिए, अगर हम हाइड्रोजन गैस, ओ क्या हो गया, अगर हम हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस को जोड़ें प्लेटिनम कैटलिस्ट की सहायता से, तो ये बनेगा H2O। अब देखिए कितना डिफरेंस है। हाइड्रोजन एक फ्लेमेबल गैस है जो विस्फोटक है, ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो आग जलाने में सहायक है। जब दोनों मिले
और केमिकली रासायनिक रूप से जब जुड़े तो बना पानी। अब पानी एक मिश्रण नहीं है, ये है कंपाउंड, कंपाउंड या यौगिक। इसकी जो गुणधर्म है बिल्कुल अलग हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से। पानी ना तो जलाने में सहायक है, ना विस्फोटक है, और ना जलने में मदद करता है, ना खुद जलता है। और देखिए हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है, ऑक्सीजन जलाने में सहायक गैस है। तो गुणधर्म बिल्कुल अलग हो गए। यानी जब कंपाउंड या यौगिक बनता है तो एक नया ही पदार्थ बन जाता है, मिश्रण में ऐसा नहीं होता। मिश्रण में उन्हीं पदार्थों के गुण विद्यमान रहेंगे। जैसे एक गिलास लिया, उसमें पानी डाला और पानी के साथ साथ चीनी उसमें हमने घोल दी। चाहे ये पूरी चीनी घुल भी जाए, घुलने के बाद भी इस पर चींटी आएगी, ये हमें मीठा भी लगेगा और इससे हम आग भी बुझा सकते हैं। इसमें पानी के भी गुण विद्यमान है और चीनी के भी गुण विद्यमान है। तो कोई नया पदार्थ नहीं बना, बस पदार्थ के कण आपस में साथ में पड़े हुए हैं, केमिकली या रासायनिक रूप से नहीं जुड़ पाए। अब आते हैं भाई मिश्रण, जो साइड में मैंने नोट्स बनाए इन पर ध्यान देते हैं। मिश्रण क्या है भाई? ए सब्सटेंस कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, एक से अधिक प्रकार के शुद्ध पदार्थों से बना होता है और इसमें जो शुद्ध पदार्थों के गुण हैं वो बने रहते हैं। और मिश्रण के जो घटक हैं यानी कंपोनेंट्स हैं जो मिश्रण के, जिनसे मिलकर मिक्सचर बना है, उन्हें हम आसानी से अलग कर सकते हैं सिंपल फिजिकल मेथड्स द्वारा या सरल भौतिक क्रियाओं द्वारा इन्हें अलग अलग किया जा सकता है। जैसे हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़कर पानी बनाया, तो क्या इस पानी को वापस हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन में इजीली बदल सकते हैं? नहीं। इसके लिए हमें पूरा केमिकल प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस, इसमें विद्युत हम पास करेंगे और फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैथोड एनोड पर अलग अलग निकल आएगी। और इस चीनी वाले पानी को देखिए, इसमें से अगर हमें चीनी अलग करनी हो, पानी अलग करना हो, बिल्कुल ईजी है। क्या करेंगे? क्रिस्टलाइजेशन या फिर इवेपोरेशन का भी यूज कर सकते हैं। क्रिस्टलीकरण विधि और इवेपोरेशन, क्रिस्टलीकरण और वाष्पीकरण। पानी को उड़ा देंगे, चीनी नीचे बच जाएगी, या फिर इसमें एक धागा लटका देंगे और चीनी मिश्री के रूप में धागे पर लटक जाएगी, पानी अलग हो जाएगा। ये सिंपल भौतिक क्रियाएं या फिजिकल मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम अलग कर सकते हैं मिक्सचर के सारे कंपोनेंट्स को, सारे घटकों को। अब मिश्रण के प्रकार पर आते हैं। अगले पेज पर आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं पढ़ने की ज़रूरत। जो पढ़ने वाली चीज़ें हैं वो मैंने साइड में लिख दी हैं, कुछ नहीं पढ़ना। सिर्फ ये एलओए के बारे में आप हाईलाइट कर लेना। एलओए भी मिश्रण होता है दो या दो से अधिक प्रकार के मेटल और मेटल या नॉन मेटल का। आप देखिए ये चीज़ याद रखने वाली है, जो चीज़ एक्सेप्शनल जैसी दिखे वही याद रखने की होती है। आपसे क्वेश्चन देकर पूछा जा सकता है कि एलॉय सिर्फ मेटल प्लस मेटल करके हम बना सकते हैं, पर नहीं। एनसीईआरटी माता कहती है कि मेटल प्लस नॉन मेटल यानी धातु और अधातु मिलकर भी एलॉय बना पाएंगे। एलॉय का मतलब होता है मिश्र धातु, धातुओं का मिश्रण, मिश्र धातु। तो अब जरूरी नहीं है इसमें धातु प्लस धातु हो, इसमें धातु प्लस अधातु भी होता है। आपने देखा होगा आजकल साइकिल्स आ रही हैं कार्बन फाइबर बॉडी की, तो उसमें प्योर कार्बन तो होता नहीं है, कार्बन के साथ एल्यूमिनियम को मिलाया जाता है या किसी और धातु को मिलाया जाता है। अब देखिए एलॉयज को हम इजीली फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। बाकी जितने मिश्रण हम पढ़ेंगे सबको इजीली फिजिकल मेथड से अलग कर पाएंगे, एलॉयज को नहीं कर पाएंगे। इसके बावजूद इनमें जो भौतिक गुण हैं, इनके अपने घटकों के, अपने पदार्थों के, यानी जिन कंपोनेंट से मिलकर एलॉय बना है उसके सारी प्रॉपर्टीज उसमें बनी रहती हैं। तो दो याद रखने वाली बातें यहाँ पर, एक तो नॉन मेटल के साथ भी एलॉय बनाया जा सकता है और दूसरा इनको इजीली अलग हम नहीं कर सकते, एक बार बन गया तो बन गया। अब देखिए दो एलॉयज आप याद रखिए, ये 10th में भी है। पीतल या ब्रास कॉपर और जिंक से बनता है। कांसा, सॉरी ये इसके तो बीच में मैं आ रहा हूँ, है ना। कांसा, पीतल या ब्रास बनता है कॉपर और जिंक से। कांसा या ब्रोंज बनता है कॉपर और टिन से। जहाँ Z है वहाँ इधर Z नहीं आएगा, जहाँ Z नहीं है वहाँ इधर Z आएगा। ऐसा करके मैंने याद किया हुआ है। कॉपर तो कॉमन है दोनों में। अब टाइप्स ऑफ मिक्सचर, मिश्रण के प्रकार।
दो प्रकार से हम इन टाइप्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले बेस्ड अपॉन फेज यानी पदार्थ की अवस्था या स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर के आधार पर, स्टेट ऑफ मैटर के आधार पर मिश्रण दो प्रकार के, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस, आई एम सॉरी होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस, समांगी और विषमांगी। समांगी मिश्रण किसे कहेंगे? वे मिश्रण जिसमें सेम फेज दोनों पदार्थों का या जितने भी पदार्थों को आपस में मिलाया गया है उन सब का सेम फेज या सेम स्टेट ऑफ मैटर हो या सेम अवस्था हो, भौतिक अवस्था सेम हो। उदाहरण के लिए एक गिलास में पानी डाला और उसमें चीनी हमने घोल दी, तो घुलने के बाद पूरा ही वो लिक्विड हो जाता है, पूरा ही लिक्विड हो जाता है, तो ये क्या कहलाएगा? होमोजीनियस। हेटेरोजीनियस या विषमांगी में क्या होगा? अलग अलग डिफरेंट फेज, डिफरेंट फेज या भौतिक अवस्था या फिर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। यहाँ उदाहरण देखिए, हमने मिट्टी के कण लिए, मिट्टी के कण लिए और इन मिट्टी के कणों को एक गिलास में डाला, ऊपर से डाल दिया पानी, तो क्या ये मिट्टी के कण पानी में घुल जाएंगे? नहीं, कभी नहीं घुलते। आप जब गिलास को उठाकर देखेंगे आपको अलग से दिखाई देगा, मिट्टी के कण उसमें घूम रहे हैं, तो इसमें आपको सॉलिड अलग दिखाई दे रहा है, लिक्विड यानी पानी अलग दिखाई दे रहा है। जब दो अलग अलग भौतिक अवस्थाएं या फेजेस या स्टेट्स ऑफ मैटर दिखाई दे रही हैं तो इसे बोलेंगे हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आई होप क्लियर हो गया होगा, ये तो बिल्कुल ईजी है, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब आते हैं भाई टाइप्स ऑफ मिक्सचर बेस्ड अपॉन साइज ऑफ पार्टिकल। इसमें जो पदार्थ के कण हैं उनके साइज के आधार पर कितने टाइप है। अब इसे जब आप अपनी बुक में पढ़ेंगे तो यहाँ ऐसे कुछ कुछ पैरा के रूप में लिखा हुआ है, पढ़ने जाएंगे सारी चीज़ें मिक्सअप होंगी, कुछ याद रहेगा नहीं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा एक छोटी सी चिट बना लीजिए और इसी पेज पर उसको चिपका देना और उसमें ये सब आप लिख लीजिए छोटी सी चिट बनाकर। टाइप्स ऑफ मिक्सचर तीन प्रकार के हैं, सॉल्यूशन या विलियन, कोलोइड या कोलोइड को कोलोइड ही बोलेंगे, सस्पेंशन या निलंबन। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम देखेंगे कि साइज ऑफ पार्टिकल्स में क्या डिफरेंस है। सबसे छोटे पार्टिकल हैं विलियन या सॉल्यूशन के, तभी वो आंखों से नहीं दिखते, और कोलोइड के पार्टिकल्स भी इतने छोटे हैं, इसके कंपैरिजन में तो बड़े हैं, विलियन के कंपैरिजन में, सॉल्यूशन के कंपैरिजन में कोलोइड के पार्टिकल्स बड़े हैं, पर इतने बड़े नहीं हैं कि आंखों से दिख पाएँ। और निलंबन या सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं वो बड़े हैं या लार्ज हैं, इन्हें आंखों से हम देख सकते हैं। तो आई थिंक ये आंखों वाला हाँ लिखा हुआ है यहाँ पर। अब देखते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कौन सा क्या है। सॉल्यूशन ऑलवेज होमोजीनियस, जैसे चीनी और पानी का घोल हमेशा होमोजीनियस या समांगी रहेगा, समांगी। और कोलोइड दिखने में लगेगा कि समांगी है, जैसे दूध को देखिए, दूध को देखने में ऐसा लगेगा पूरा लिक्विड है, लेकिन ये मत भूलिए कभी कभी दूध पीते टाइम आपको सॉलिड सॉलिड पार्टिकल फील होते हैं, उसमें मलाई आ रही है या कुछ और तो आ रहा है। और जब हम दूध को जमा देते हैं तो दही भी बनती है, बिलो देते हैं तो मक्खन सॉलिड के रूप में भी निकल कर आता है। इसका मतलब है उसमें जो कण हैं वो ऐसे ही पड़े हुए हैं, सिर्फ वो वहाँ पर अच्छे से ऐसा लग रहा है कि घुले हुए हैं, इसलिए हमें लगता है कि वो होमोजीनियस है। पर कोलोइड या दूध क्या होता है? विषमांगी, हेट्रोजीनियस, बट लुक्स लाइक होमोजीनियस। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, डज कोलोइड लुक लाइक होमोजीनियस? यस। इज कोलोइड होमोजीनियस? नो। दोबारा बोल रहा हूँ, डज कोलोइड लुक लाइक होमोजीनियस? यस। इज कोलोइड होमोजीनियस? नो। तो ये बात आपको याद रखनी है, कोलोइड हमेशा ही विषमांगी है, हेट्रोजीनियस है। अगला है भाई सस्पेंशन, ये तो साफ साफ दिखता है हेट्रोजीनियस है, सारी चीज़ें अलग अलग पड़ी रहती हैं। कंपोनेंट्स की बात करें या घटक जिनसे मिलकर ये बनता है, जिस चीज़ को घोला जाए उसे कहेंगे सोल्यूट और जिसके अंदर घोला जाए उसे कहेंगे सोलवेंट। तो चीनी है सोल्यूट, पानी है सोलवेंट। अब ये जो डेफिनेशन है सोल्यूट सोलवेंट की और ज़्यादा टेक्निकल हो जाती है 11th और 12th में, वहाँ तक हमें नहीं जाना, अभी इसी लेवल पर हम रहते हैं। क्योंकि कई लोग फिर सवाल करते हैं, मान लो हमने 100 ग्राम पानी लिया और
200 ग्राम चीनी उसमें घोलने की कोशिश करी, तो अब ज़्यादा मात्रा में तो चीनी है, तो क्या चीनी सोलवेंट बन गई? जी नहीं, इस तरह नहीं होता। ठीक है, तो उस लेवल पर हम अभी नहीं जा रहे। हम सिंपल याद रखेंगे भाई, जिसको जिसमें घोला जाए वो है सोल्यूट, और जिसके अंदर घोला जाए वो है सोलवेंट। सेम प्रिंसिपल यहाँ अप्लाई करिए, बस नाम बदल जाएगा। जिसको घोला जाए उसको कहेंगे डिस्पर्स्ड फेस या परिक्षेपित परावस्था, और जिसके अंदर घोला जाए उसे कहेंगे डिस्पर्जन मीडियम या परिक्षेपण माध्यम। यहाँ तो साफ पता चलता है भाई, मीडियम है तो इसी के अंदर घोलेंगे। परिक्षेपित परावस्था और परिक्षेपण माध्यम। और सस्पेंशन या निलंबन के अंदर इस टाइप का कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं किया जाता है, हमारी किताब में तो दिया नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि वो पार्टिकल्स वैसे ही अलग अलग हैं, तो उनको एज सच अलग कोई नाम नहीं दिया गया है। अब देखेंगे आंखों से किसके कणों को हम देख पाएंगे। विलियन या सॉल्यूशन के कणों को तो आंखों से बिल्कुल नहीं देख पाएंगे, वो तो एकदम हमें ट्रांसपेरेंट लगता है। और कोलोइड के कणों को भी आंखों से तो नहीं देख सकते, भले ही थोड़े से बड़े भले ही होते हैं कण, पर नहीं दिखते आंखों से। और फिर बात आती है भाई सस्पेंशन की। सस्पेंशन के कणों को बिल्कुल आंखों से देखा जा सकता है। अब है बीम ऑफ लाइट या रोशनी। जब रोशनी को हम गुजारते हैं सॉल्यूशन से या विलियन से, तो क्या उसका रास्ता हमें दिखता है? बिल्कुल नहीं। आप एक चीनी युक्त पानी में से बैटरी को गुजारिए, बैटरी से रोशनी को गुजारिए, आपको रास्ता बिल्कुल नहीं दिखेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसमें से रोशनी गई या नहीं, क्योंकि बीम ऑफ लाइट को ये स्कैटर या फैला नहीं सकते। सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं बीम ऑफ लाइट के, क्या बोल रहा हूँ यार मैं, रुको। सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट की बीम को नहीं स्कैटर कर सकते। ठीक है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपको यहाँ नहीं देखने को मिलेगी। अगर स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगी तो पाथ ऑफ लाइट भी यहाँ आपको नहीं दिखेगा। आगे चलिए, कोलोइड, बिल्कुल कोलोइड स्कैटरिंग ऑफ लाइट कर सकता है, लाइट के कणों को फैला सकता है। जैसे जब घने कोहरे में से, फोग में से कोई गाड़ी सामने से आ रही हो, तो उसकी हेडलाइट की एकदम ऐसे बीम आपको दिखाई देती है कि भाई ऐसे बीम जा रही है। वो क्यों दिखी? क्योंकि कोलोइड के जो पार्टिकल हैं हवा में, जो धुंध है, धुंध के कण हैं, उन्होंने उस बीम के, लाइट बीम के पार्टिकल्स को फैला दिया, तो आपको वो लाइट दिखती है। तो यहाँ पर पाथ ऑफ लाइट यानी प्रकाश का रास्ता भी दिखाई देगा। सस्पेंशन में भी ये क्षमता है, क्योंकि कण बड़े हैं, तो यहाँ पर भी संभावना है कि आपको जो लाइट है उसकी स्कैटरिंग दिखाई दे, पर ये एक टेम्परेरी इफेक्ट है, ये परमानेंट इफेक्ट नहीं है। तो इसलिए पाथ ऑफ लाइट भी यहाँ पर परमानेंट इफेक्ट नहीं रहेगा, टेम्परेरी इफेक्ट ही रहेगा। अब आता है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव की परिभाषा ही ये है, व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर स्कैटर लाइट। तो क्या हो जाता है टिंडल प्रभाव? तो जब स्कैटरिंग ऑफ लाइट या प्रकाश का फैलना सॉल्यूशन में हो ही नहीं सकता, तो यहाँ टिंडल प्रभाव भी नहीं होता। कोलोइड में प्रकाश का फैलना होता है, तो यहाँ पर टिंडल प्रभाव होता है। सस्पेंशन में भी टिंडल प्रभाव होता है, क्योंकि कण बड़े हैं और प्रकाश को फैला सकते हैं, लेकिन टेम्परेरी। अब देखो, यहाँ भी आपको टिंडल प्रभाव दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है। अब क्वेश्चन आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज टिंडल इफेक्ट, सॉल्यूशन, कोलोइड और सस्पेंशन। फिर आएगी कंफ्यूजन, आंसर तो एक ही देना है। तो हम याद रखेंगे, ओनली एंड ओनली कोलोइड शोज टिंडल इफेक्ट। अगर आपसे पूछा जाए कैन सस्पेंशन शो टिंडल इफेक्ट, यस, बट वहाँ टेम्परेरी अगर शब्द हो ना तो ही आपको यस करना है। अगर टेम्परेरी शब्द नहीं है तो इसको हम नो ही रखेंगे। आई होप सबको समझ आया होगा कि जब आपसे पूछा जाए कि टिंडल इफेक्ट कौन दिखाएगा, हमेशा ही आंसर रहेगा कोलोइड। अगर टेम्परेरी इफेक्ट पूछा जाए तो वहाँ पर सस्पेंशन आंसर रहेगा। आई होप सबको समझ आ गया होगा। अब इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल किस टाइप के मिश्रण को अलग कर पाएगा? अगर हम चीनी और पानी के घोल को अगर रखते हैं तो क्या चीनी अलग हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इस पर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं आता। कोलोइड में भी ऐसा ही है, दूध को रखे रखिए उसके कण तो अलग नहीं हो जाएंगे ग्रेविटी से, बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ पर ग्रेविटी का इफेक्ट दिखता है। जब हम
मिट्टी को पानी में घोल कर रख देंगे, थोड़ी देर बाद मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, तो ग्रेविटी का इफेक्ट यहाँ दिखता है। यहीं से स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा, क्योंकि ग्रेविटी इस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती सॉल्यूशन पर, तो ये है स्टेबल, एक स्थिर, ये है एक स्थिर मिश्रण। और अगला जो आपको कोलोइड है, कोलोइड भी एक स्थिर मिश्रण है, क्योंकि इस पर भी ग्रेविटी का प्रभाव नहीं है। लेकिन विलियन एक अस्थिर मिश्रण है। सेपरेशन देखेंगे, इनको अलग कैसे किया जा सकता है। सॉल्यूशन को अलग करने के लिए सिंपल केमिकल मेथड्स का हम यूज़ करेंगे। कोलोइड को अलग करने के लिए कोएगुलेशन, ये शब्द याद रखना भाई, ये यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको स्टार स्टार मार्क कर लीजिए। कोएगुलेशन एक टेक्निक है, इसको हिंदी में बोलते हैं अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। और जो सस्पेंशन है उसको भी सिंपल फिजिकल मेथड से हम यूज़ अलग कर पाएंगे। तो केमिकल मेथड हमें यूज़ करना पड़ेगा सॉल्यूशन के लिए, कोएगुलेशन यूज़ करना पड़ेगा हमें इसके लिए, कोलोइड के लिए, और सस्पेंशन के लिए हमें सिंपल फिजिकल में। एक मिनट गाइस, सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई मुझसे, यहाँ केमिकल मेथड नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा फिल्ट्रेशन। हम यहाँ फिल्ट्रेशन को कंपेयर करेंगे, फिल्ट्रेशन, क्योंकि केमिकल मेथड तो सिर्फ कंपाउंड्स में हम यूज़ करते हैं सेपरेशन के लिए। तो देखिए, क्या फिल्ट्रेशन से हम सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, इसको भी फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते, तो इसके लिए स्पेशल टेक्निक है कोएगुलेशन। और यहाँ पर सिंपल फिजिकल कोई भी मेथड हो, फिल्ट्रेशन भी चलेगा, फिल्ट्रेशन। ठीक है, चलिए गाइस आगे चलते हैं। अब अगले इस पेज पे आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना। आप सोचिए अब जब आप रिवाइज करेंगे कितना जल्दी रिवाइज होगा। सिर्फ ये इतना सा पढ़ना है, ये 3-4 बातें जो लिखी हैं, ये जो 8-9 पॉइंट है, यही पढ़ने और कुछ नहीं पढ़ना। इस पेज पर कुछ नहीं, सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन को मैंने हाईलाइट किया है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब है जिसमें और ज़्यादा सोल्यूट हम ना घोल पाएँ, यानी सॉल्यूशन की जो कैपेसिटी है फुल हो चुकी है। अब यहाँ कंसंट्रेशन की डेफिनेशन दी है, इसको भी ध्यान देंगे। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किसे कहा जाता है? सांद्रता, विलियन की सांद्रता। कंसंट्रेशन का मतलब है कि सोलवेंट में कितना सोल्यूट मौजूद है। अब इसे निकालने के 3 तरीके होते हैं, या तो मास बाय मास करिए, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान, या फिर द्रव्यमान बटे वॉल्यूम करिए, या फिर वॉल्यूम बटे वॉल्यूम आप करिए। इस तरह से निकाला जाता है। सोल्यूबिलिटी एक यहाँ टर्म है जिसके लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा घुलनशीलता या सोल्यूबिलिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, और कुछ नहीं पढ़ना। बाकी सब क्रॉस कर दीजिए, ये सब हमने ऊपर देख लिया, ये भी नहीं पढ़ना। इस पूरे पेज पर अब कुछ भी नहीं पढ़ना। ये देखिए डायग्राम दिखाया पाथ ऑफ लाइट वाला, जो मैं आपको बता रहा था, पाथ ऑफ लाइट वाला डायग्राम। आगे चलते हैं। टिंडल प्रभाव की छोटी सी डेफिनेशन क्या लिखी थी हमने? स्कैटर लाइट, कोलोइड। कोलोइड के जो कण हैं जब लाइट को स्कैटर कर दें तो क्या हो जाता है भाई? टिंडल इफेक्ट। इस तरह का टिंडल इफेक्ट दिखाई देता है। व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट, जब प्रकाश, सूर्य का प्रकाश इस तरह के घने जंगल से होकर आता है तो हमें टिंडल प्रभाव दिखाई देगा। और कुछ भी नहीं पढ़ना, सब क्रॉस। ये छोटे मोटे क्वेश्चन हैं। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस बड़े अच्छे से हमने कर लिया, कोई ज़रूरत नहीं है दोबारा करने की। अब ये जो आपको टेबल दिखाई दे रही है, इस टेबल को प्लीज़ याद कर लीजिए, इसको मैं आपको मेमोराइज करना है। मेमोराइज, इस टेबल को आप याद करेंगे। इस टेबल से क्वेश्चंस बिल्कुल आते हैं, एरोसोल और इमल्शन खासकर यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इस पूरी टेबल को याद करें और एग्जाम्पल्स को याद करें। आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस टाइप का मिक्सचर है, इसमें क्या परिक्षेपित, कि इसमें क्या डिस्पर्ज्ड फेस है, क्या डिस्पर्जन मीडियम है। अब देखो ऐसा हो रहा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूँ ना, तो दिमाग में वो कहीं ना कहीं ब्लॉकेड आ रहा है। ये दिक्कत तो होती है, क्योंकि मैं खुद इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूँ, तो मेरे लिए ऐसे हिंदी इंग्लिश में स्विच करना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। यार कोई नहीं, कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, ये हम 7th में भी पढ़ते हैं, एक बार यहाँ भी देख लेते हैं। ये जो कुछ मैंने अंडरलाइन किया हुआ है भाई पीछे,
आप भी इसको साथ साथ अंडरलाइन कर लीजिए। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किसे कहते हैं? कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, इन सब को कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल चेंज में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ही चेंज आएगा। केमिकल नेचर या रासायनिक गुणधर्मों में कोई बदलाव नहीं आएगा। और बर्निंग या जलना हमेशा ही केमिकल चेंज कहलाएगा। किसी पदार्थ की जब केमिकल कंपोजिशन बदल जाएगी और एक नया पदार्थ बन जाएगा तो ही कहा जाएगा केमिकल चेंज। और कैंडल का जलना एक अलग से एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसमें दोनों दिखाई देते हैं। वैक्स का पिघलना, जो मोम पिघल रहा है वो है फिजिकल चेंज, और मोमबत्ती जल रही है वो है केमिकल चेंज। अभी नीचे तरह तरह के उदाहरण हैं, पेड़ काटना और बटर का पिघलना, ये सब आप लोग खुद कर सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अब है एलिमेंट। हाँ, एक बार पहले इधर देख लेते हैं भाई। मैंने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की एक टेबल बनाने की कोशिश की है। तो फिजिकल चेंज में फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, यस। क्या केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं? नो। और फिजिकल चेंज में केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती। और ये क्या है? न्यू सब्सटेंस नहीं बनता। पर केमिकल चेंज में क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं होता, केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है और न्यू सब्सटेंस भी बनता है। आई होप अब सबको क्लियर होगा। यहाँ नीचे एग्जांपल देखिए, फिजिकल चेंज के फ्रीजिंग, मेल्टिंग, इवेपोरेशन, हमने सॉलिड लिक्विड गैस का जो कन्वर्जन पढ़ा था, ये सारा का सारा फिजिकल चेंज ही कहलाता है। बर्निंग, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ये सब हैं केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस हैं। तो केमिकल रिएक्शंस जहाँ भी आपको दिखें वो सभी केमिकल चेंज ही कहलाएंगे। बर्निंग ऑफ कैंडल दोनों है, बर्निंग ऑफ कैंडल दोनों है। जब मोमबत्ती जल रही है तो मोम का पिघलना है फिजिकल चेंज, और कैंडल का जलना है केमिकल चेंज। बस इतना आपको याद रखना है। अब आगे आइए भाई, यहाँ पर लिखा है व्हाट आर टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। अब शुद्ध पदार्थ कितने टाइप के हैं? यहाँ पहले दो साइंटिस्ट के नाम हैं, इनको आप ज़रूर याद रखिए। साइंटिस्ट के नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, कम्पिटिटिव एग्जाम से बिल्कुल पूछे जाते हैं। दो नाम सामने आएंगे, रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल ने गैसेस के फील्ड में भी काम किया था। तो रॉबर्ट बॉयल ने टर्म एलिमेंट दी थी। अगर आपसे पूछा जाए टर्म एलिमेंट यानी जो तत्व शब्द है, किसने दिया? बॉयल ने, रॉबर्ट बॉयल ने। लेकिन उस एलिमेंट की जो परिभाषा है, एलिमेंट की परिभाषा किसने दी? एंटनी लवोइज़ायर। और एंटनी लवोइज़ायर को फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। एंटनी लवोइज़ायर को फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। इन्होंने डेफिनेशन दी एलिमेंट की, इतना आप याद रखेंगे। और इन्होंने क्या डेफिनेशन दी कि एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। इसका मतलब है तत्व को और ज़्यादा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता, क्योंकि वो अपने आप में एक ही प्रकार के कणों से बनता है। अब आगे इन्होंने तीन प्रकार के डिवीज़न किए एलिमेंट के अंदर। पहला है मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। वही सब प्रॉपर्टीज़ जो आज तक आप पढ़ते आए हैं कि ये चमकदार होते हैं। और ये कलर आप बिल्कुल ध्यान रखें, इस कलर्स को ध्यान रखें, सिल्वर, ग्रे, गोल्डन, येलो। इसके अलावा कोई भी कलर अगर मेटल में दे के पूछे तो एकदम क्लियरली हमें नो लगाना है। एनसीईआरटी को रिलीजियसली फॉलो करना होता है। जो चीज़ यहाँ नहीं लिखी मतलब वो गलत है बिल्कुल। तो सिल्वर, ग्रे, गोल्डन, येलो के अलावा कोई भी कलर देकर पूछे तो हम नो लगाएंगे। और ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। डक्टिलिटी को बोलते हैं तन्यता, मैलिएबिलिटी को बोलते हैं आघातवर्धता। और सोनोरस यानी इनमें से आवाज़ आती है, टिन की आवाज़ आती है जब मारते हैं। नॉन मेटल की प्रॉपर्टी ठीक उसकी उल्टी, बस यहाँ जो कलर हैं वो बड़े वाइब्रेंट रहेंगे, अलग अलग प्रकार के कलर मिलेंगे। बाकी सब जो मेटल्स में है इसमें नहीं मिलेगा। मेटलॉइड, मेटलॉइड के एग्जाम्पल याद रखने। मेटलॉइड क्या होता है? जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण विद्यमान हो। तो ये तीन एग्जाम्पल किताब में दिए हैं, हमें याद रखने हैं। और देखिए जितने भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में हैं उनमें से कितने नेचुरली पाए जाते हैं? 92। 11 एलिमेंट हैं जो गैस हैं, और ये यहाँ भी मैंने लिख रखा है नेचुरली ऑकरिंग है 92। 11 एलिमेंट गैस हैं, 2 एलिमेंट लिक्विड हैं। कौन कौन से? एक है ब्रोमीन जो कि नॉन मेटल है, और एक है मरकरी जो मेटल है। इतना आप लोगों को याद रखना है, और कुछ भी नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ना, ये सब काट दीजिए, कुछ काम का नहीं है।
अब देखिए यहाँ इस पूरी एक्टिविटी में एक ही चीज़ काम की है, जो इतनी बड़ी इन्होंने एक्टिविटी दी है, एक ही चीज़ काम की है कि H2S स्मेल्स लाइक रोटन एग, सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल होती है हाइड्रोजन सल्फाइड की, और कुछ काम का नहीं है। आगे बढ़िए। अब आया है मिक्सचर यानी मिश्रण और कंपाउंड में डिफरेंस। मिक्सचर और यौगिक में क्या अंतर है, इसे आप प्लीज़ याद करिए। एलिमेंट और कंपाउंड मिक्स टुगेदर, ठीक है, टू फॉर्म मिक्सचर। यहाँ ये आया इंपॉर्टेंट चीज़, जहाँ नया पदार्थ ना बने वो है मिश्रण, और जहाँ नया पदार्थ बन जाए वो है कंपाउंड। अब मिक्सचर की जो कंपोजिशन है वेरिएबल हो सकती है, कुछ फिक्स नहीं होता। नींबू पानी बनाएंगे, 4 चम्मच चीनी डाल दी, 2 चम्मच डाल दी, और इधर हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन में पदार्थ के कण जुड़ेंगे, तभी क्या बन पाएगा, कंपाउंड। मिक्सचर शोज प्रॉपर्टीज़ ऑफ, हाँ वही, कि उसमें जो उसके प्योर सब्सटेंस उसमें घोले गए हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ बनी रहेंगी। यहाँ पर टोटली डिफरेंट, क्योंकि नया ही पदार्थ बन जाता है। अभी इनको इजीली सेपरेट किया जा सकता है, इनको इजीली सेपरेट नहीं किया जा सकता, केवल केमिकल मेथड से सेपरेट कर पाएंगे। अभी नीचे छोटी मोटी ऐसे टेबल दी हुई है, वही सब रिवीजन करने के लिए इसको आप लोग देख लेना, ठीक है। अब चलते हैं ऐसी चीज़ पर जो इस किताब में नहीं दी हुई। अगर आपके पास किताब हो 2000 आई थिंक 21 में अपडेट हुई थी, तो 2021 से पुरानी कोई किताब हो उसमें ये टॉपिक आपको मिलेगा, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, पता नहीं क्यों सरकार रिजल्ट इंप्रूव करने के लिए सिलेबस ही घटा देती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये मैंने अलग से नोट डाउन कर दिया है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना, सिर्फ जितना बताया गया उतना कर लो, काफ़ी है। तो भाई हेट्रोजिनस अगर कोई मिक्सचर है उसके कणों को हमें अलग करना है, तो सिंपल फिजिकल मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं। होमोजीनियस अगर मिक्सचर है तो हमें थोड़े एडवांस लेवल के या तो केमिकल मेथड यूज़ करने पड़ेंगे या एडवांस्ड फिजिकल मेथड्स हमें यूज़ करने पड़ेंगे। सिंपल फिजिकल मेथड से हम हेट्रोजिनस को अलग कर पाएंगे, होमोजिनस को नहीं। एग्जाम्पल्स, ये एग्जाम्पल्स पुरानी एनसीईआरटी से मैं आपको दे रहा हूँ, तो स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स हैं, एज इट इज़ याद करने हैं। अगर आपको एक डाई दे रखी है, उस डाई में से आपको पानी अलग करना है और इंक अलग करनी है, तो इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण हम यूज़ करेंगे। अगर आपको क्रीम दूध से अलग करनी है, तो जैसे हम दूध को बिलोते हैं, उस बिलोने की प्रक्रिया को बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन या फिर अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण इसे बोला जाता है। अब अपकेंद्रीकरण विधि के और भी एडवांटेजेस हैं, यूसेज हैं। ब्लड और यूरिन टेस्ट में यूज़ होता है, डेयरीज में मक्खन बनाने में यूज़ होता है, और वॉशिंग मशीन का जो ड्रायर है जो कपड़े सुखाता है वो भी सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ करता है। ये सब बातें लिखी हैं पुरानी एनसीईआरटी में, तो वहीं से मैं लेकर आ रहा हूँ। अगला है भाई, दो ऐसे लिक्विड्स को मिला दिया गया है जो अघुलनशील हैं, एक दूसरे में नहीं घुलते, तो उनको कैसे अलग करेंगे, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं सेपरेटिंग फनल का। सेपरेटिंग फनल एक ऐसी फनल होती है जिसमें हम ऊपर से उस मिश्रण को डाल देते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, जिसकी डेंसिटी यानी घनत्व ज़्यादा वो नीचे आ जाएगा, जिसकी डेंसिटी या घनत्व कम ऊपर आ जाएगा। तो ऊपर आपको दिखेगा ऑयल, नीचे वाटर, नीचे यहाँ पर टूटी होती है एक, उस टूटी को खोलेंगे तो ड्रॉप ड्रॉप करके पानी अलग आ जाएगा और इसके अंदर बच जाएगा ऑयल। इसी तरह एक और स्टैंडर्ड एग्जांपल दिया है कि आयरन को उसके स्लैग यानी जब आयरन को हम प्योरीफाई करते हैं, पहले आयरन जो हमने और आयरन का और जो हमने निकाला ज़मीन खोद कर उसको पिघलाएंगे, अब उसमें इम्प्योरिटीज़ भी होंगी, तो इसी तरह सेपरेटिंग फनल में डालेंगे। क्योंकि आयरन की डेंसिटी उसकी इम्प्योरिटीज से ज़्यादा है तो आयरन नीचे आ जाएगा और जो स्लैग है यानी इम्प्योरिटीज़ हैं वो ऊपर आ जाएंगी। टुट्टी खोलेंगे, आयरन ड्रॉप ड्रॉप करके नीचे आता जाएगा और इम्प्योरिटीज़ इस फनल के अंदर रह जाएंगी। इस तरह से ये सेपरेशन होता है। आगे भाई सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड कैम्फर, नमक और कपूर का अगर मिक्सचर उसको अलग करने का तरीका है ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। तो क्या होता है भाई, ये जो चाइना डिश है इसमें साल्ट प्लस कैम्फर डाला गया है, ऊपर से ऐसे उल्टी करके एक फनल को रख दिया गया है, नीचे से हम फ्लेम दे रहे हैं। हीट से क्या होगा, कैम्फर डायरेक्टली बदल जाएगा गैस में, क्योंकि ये सब्लिमेट हो सकता है, सब्लिमेशन इसका हो जाता है। तो कपूर का जब सब्लिमेशन होगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा और जब इस ट्यूब तक पहुंचेगा यहाँ वापस से हवा के संपर्क में आकर सॉलिडिफाई होने लगेगा और डायरेक्ट गैस से
सॉलिड बनने को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन या निक्षेपण। तो यहाँ पर आपको निक्षेपण भी दिख रहा है और ऊर्ध्वपातन भी दिख रहा है, दोनों विधियाँ दिख रही हैं। तो सब्लिमेशन का यूज़ करके कपूर को नमक से अलग किया जाता है। अगेन स्टैंडर्ड एग्जाम्पल एज इट इज़ आपको याद करना है। आगे है पेपर क्रोमेटोग्राफी, इसका कहाँ यूज़ होता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कहाँ यूज़ होता है। इज़ यूज फॉर सोल्यूट्स विच आर सोल्यूबल इन सेम सोलवेंट। दो या तीन या कितने भी ऐसे सोल्यूट को एक ही सोलवेंट में मिला दिया जाए। मान लीजिए एक डाई बनाई गई है जिस डाई में 3-4 तरह के सोल्यूट यूज़ हुए हैं और हमें सबको अलग करना है, तो इस टेक्निक का हम यूज़ करेंगे। इस कंटेनर में हम उस अपने लिक्विड को, डाई को रख देंगे, लिक्विड जो मिक्सचर है उसको, उसके ऊपर पेपर की एक स्ट्रिप लगा देंगे ऐसे। और फिर क्या होगा, पेपर इसको सोखना शुरू करेगा, इसके अंदर जो भी कंपोनेंट है उनको सोखेगा और वो डाई के जो कण है से ऊपर चढ़ने लगेंगे। जो सबसे ज़्यादा सोल्यूबल होगा, सबसे ज़्यादा घुलनशील होगा, वो सबसे ऊपर चढ़ेगा, सबसे कम घुलनशील सबसे नीचे चढ़ेगा। ये बात हमें याद रखनी है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट। और इसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है भाई, डाई के कलर्स को अलग करने में, पिगमेंट्स ऑफ नेचुरल कलर यानी क्लोरोफिल के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है। क्लोरोफिल का भी ऐसे सेपरेशन हम करके देखते हैं लैब में। ड्रग्स को अगर ब्लड से अलग करना हो वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है। आगे चलते हैं, सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ 2 मिक्सिबल लिक्विड्स। पहले हमने पढ़ा था जो ऊपर सेपरेटिंग फनल, सेपरेटिंग फनल में 2 ऐसे लिक्विड थे जो अघुलनशील हैं। अब है मिक्सिबल लिक्विड यानी घुलनशील, ये हैं घुलनशील लिक्विड्स। 2 घुलनशील लिक्विड्स को मिला दिया गया है। जैसे आपने एक ऐसा कोई कंटेनर लिया, उसमें दारू यानी अल्कोहल प्लस वाटर को डाल दिया। अब देखिए अल्कोहल पानी में बड़े अच्छे से घुल जाती है, तो उसे हम कैसे अलग करेंगे, सेपरेटिंग फनल से वो नहीं हो पाएगा। तो हम फ़ायदा उठाएंगे इनके बॉइलिंग पॉइंट का। अगर बॉइलिंग पॉइंट 25 केल्विन, जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है दोनों में, दोनों लिक्विड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस अगर 25 केल्विन से कम है तो हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करना पड़ेगा यानी आंशिक आसवन विधि। और अगर 25 केल्विन से ज़्यादा है दोनों के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस तो हमें सिंपल डिस्टिलेशन यूज़ करना होगा, आसवन। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कुछ नहीं है, डिस्टिलेशन का एक एडवांस रूप है जिसमें एक अलग से कंपोनेंट, एक अलग से टूल हम यूज़ करते हैं, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। कैसे होता है, क्यों होता है, याद करने की, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो शब्द हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। आगे चलते हैं, सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉलिड। 2 सॉलिड को घोल लिया जाए। मान लीजिए हमने नमक को निकाला और नमक के अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ मौजूद है सॉलिड के फॉर्म में। अब नमक को ना तो हम इवेपोरेट करके अलग कर पाएंगे जैसे कपूर को कर लेते हैं, इसको तो नहीं कर पाएंगे, तो क्या करेंगे, क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलाइजेशन। तो फिल्ट्रेशन ऑफ साल्ट में ये क्रिस्टलीकरण विधि यूज होती है, क्रिस्टलीकरण। सेपरेशन ऑफ गैसेस, अगर गैसों के मिश्रण को अलग करना हो तो विधि का नाम तो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, उस विधि को क्या बोलते हैं। सिंपली एक बात याद रखिए, जब भी गैसों को अलग करेंगे तो जिस गैस का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले सेपरेट हो जाएगी, इतना याद रखना है। तो ये एक सीरीज एनसीईआरटी में ही दी हुई है, इसको भी याद रखें कि नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कम, फिर आर्गन, फिर ऑक्सीजन। तो कोई पूछा जाए सबसे ज़्यादा, सबसे पहले कौन सी गैस सेपरेट हो पाएगी अगर हम एयर को सेपरेट करने की कोशिश करें, तो वो होगी ऑक्सीजन, बिल्कुल सही। और लास्ट में होगी नाइट्रोजन। इतना आप लोगों को याद रखना है। तो गाइस बाकी ये जो क्वेश्चन हैं इनको एक बार देख लेते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन, विच सेपरेशन टेक्निक विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग। अब ये तो बढ़िया अजीब चीज़ है गाइस, देखिए एक्सरसाइज में इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया सेपरेशन का और कॉन्सेप्ट किताब में से गायब कर दिया, कितनी अजीब बात है। सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर, नमक और पानी का अगर घोल है तो पानी को हम इवेपोरेट कर सकते हैं, इवेपोरेशन यहाँ यूज़ हो जाएगा। या फिर यहाँ क्रिस्टलाइजेशन भी यूज़ हो सकता है, क्रिस्टलाइजेशन जैसे हम मिश्री बनाते हैं उस तरह से। अमोनियम क्लोराइड तो ऊर्ध्वपातन दिखाता है, तो सीधी सी बात है इसको अलग करना है किसी भी चीज़ से तो हम सब्लिमेशन ही यूज़ करेंगे,
सब्लिमेशन, जहाँ भी अमोनियम क्लोराइड या कपूर या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड दिख जाए वहाँ सब्लिमेशन। स्मॉल पीसेज ऑफ मेटल इन इंजन ऑयल ऑफ कार, तो देखिए मेटल के स्मॉल पीसेज यानी सॉलिड और लिक्विड है और इंजन ऑयल ऑफ कार, इनको कैसे अलग करेंगे? सिंपल फिल्ट्रेशन हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि वो सॉलिड है, सॉलिड फिल्टर पेपर में निकल आएगा, तो यहाँ पर फिल्टरेशन यूज़ हो सकता है। डिफरेंट पिगमेंट्स जहाँ आ जाए वहाँ पर हम यूज़ करेंगे क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी। बटर को कर्ड से अलग करना है, क्योंकि ये एक बटर को कर्ड से अलग करने के लिए बिलोते हैं ना, दही को मथते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन। दही एक प्रकार का कोलोइड है, तो कोलोइड को अलग करने के लिए अब केंद्रीकरण विधि का यूज़ करते हैं। ऑयल फ्रॉम वाटर, अभी देखा हमने ऑयल को अलग करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, देखो ये रहा सेपरेटिंग फनल, सेपरेटिंग फनल का हम यूज़ करेंगे। टी लीव्स फ्रॉम टी, ये तो सिंपल छान कर ही अलग कर देते हैं हम। और आयरन पिंस फ्रॉम सैंड, इसको कैसे अलग करेंगे? चुंबक लाएंगे और आयरन पिंस को खींच लेंगे। व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, इसको खेतों में किया जाता है, उस टेक्निक का नाम है थ्रेशिंग, थ्रेशिंग यानी झाड़ कर। फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर, ये तो ग्रेविटी अलग कर देगी, इनको तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आई होप गाइज ये आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं। राइट स्टेप्स यू वुड यूज़ टू मेक टी, अब यूज़ वर्ड सॉल्यूशन छोड़ो, ये एग्ज़ाम की से रिलेटेड नहीं है बिल्कुल भी, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। प्रज्ञा टेस्टेड, ये कोई एक्टिविटी है, इसको भी छोड़ो। आगे चलते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, ये हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सेचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें और कुछ ना घुल सके। प्योर सब्सटेंस पता है, कोलोइड कर लिया, सस्पेंशन कर लिया। क्लासीफाई टू द फॉलोइंग, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस अच्छे से कर लिया। और सोडा वाटर क्या है? हेट्रोजीनियस, क्योंकि सोडा वाटर में आपको दिखाई देता है गैस प्लस वाटर, तो इसमें दो प्रकार के फेज या दो प्रकार के स्टेट्स ऑफ मैटर मौजूद हैं। लकड़ी भी एक मिश्रण है और वो हेट्रोजीनियस है, क्योंकि लकड़ी में कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं में सॉलिड लिक्विड गैस हर प्रकार के पदार्थ होते हैं। एयर की बात करें, अगर एयर में सिर्फ गैसेस की बात करेंगे तो वो होमोजीनियस है, अगर उसमें पोल्यूशन और स्मोक की भी बात करेंगे तो वो हेट्रोजीनियस है। सोइल हेट्रोजीनियस, विनेगर बिल्कुल होमोजीनियस, क्योंकि विनेगर में सब कुछ लिक्विड फॉर्म में होता है। और फिल्टर्ड टी, अगर चाय को आपने फिल्टर कर लिया है तो क्या है वो बताइए। अगर चाय को आपने फिल्टर किया है, अब ये डिपेंड करता है भाई चाय इंडियन ने बनाई है या किसी अंग्रेज ने बनाई। इंडियन बनाएगा तो उसमें वो मिल्क डालेगा, अगर उसमें मिल्क डला है तो सीधी सी बात है वो कोलोइड है, और कोलोइड है तो वो हेट्रोजीनियस है। अगर चाय बनी है सिर्फ वाटर में यानी ब्लैक टी है तो वो होमोजीनियस है, क्योंकि बाकी सब हमने छान लिया। हाउ वुड यू कन्फर्म कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज प्योर वाटर। अब पूछा है कि भाई प्योर वाटर को कैसे हम कन्फर्म करेंगे। कलरलेस लिक्विड है और वो प्योर वाटर है यानी, तो सबसे सिंपल क्या तरीका है, हम उसका पीएच ही चेक कर लें, अगर 7 है तो वो वाटर है। या फिर और क्या आंसर हो सकता है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। देखो कलरलेस लिक्विड विनेगर भी हो सकता है, क्योंकि वो भी कलरलेस लिक्विड है और एकदम होमोजीनियस होता है, इसी तरह वाटर भी होमोजीनियस है। तो गाइस कमेंट्स में बताइए इसके लिए क्या और आंसर हो सकता है जो इस चैप्टर से रिलेटेड हो। मैंने तो एसिड बेस वाले कॉन्सेप्ट से बताया है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। हाँ, तो आइस एकदम प्योर सब्सटेंस है, ये मिश्रण नहीं है, मिल्क मिश्रण है, ये प्योर सब्सटेंस नहीं है। आयरन प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस। कैल्शियम ऑक्साइड प्योर, मरकरी प्योर। ईंट प्योर नहीं है, क्योंकि मिट्टी से बनी है, मिट्टी मिश्रण होती है। लकड़ी कोशिकाओं से बनी है तो मिश्रण होती है। एयर भी मिश्रण है। आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर, इसमें से सॉल्यूशन हमें बताना है। सोइल सॉल्यूशन नहीं होता, और सी वाटर, हाँ सी वाटर एक सॉल्यूशन है बिल्कुल। एयर, एयर भी सॉल्यूशन नहीं है।
एयर तो एक कोलॉइड है, सोइल भी कोलॉइड है, नहीं सोइल कोलॉइड नहीं है, सोइल तो सस्पेंशन है। कोयला भी सॉल्यूशन नहीं है, सोडा वाटर एक सॉल्यूशन है। तो 2 सॉल्यूशन इसमें निकल कर आए। आगे चलते हैं। टिंडल इफेक्ट कौन दिखाएगा? सीधी सी बात है, जो कोलॉइड होएगा वही दिखाएगा। ये रहा मिल्क। स्टार्च सॉल्यूशन ये दिखाएंगे टिंडल प्रभाव। साल्ट सॉल्यूशन नहीं दिखाएगा क्योंकि ये एक विलियन है, यानी सॉल्यूशन है। ये भी सॉल्यूशन है, यहाँ तो लिखा ही हुआ है, तो ये भी नहीं दिखाएगा। क्लासीफाई इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। सोडियम एलिमेंट, सोइल मिक्सचर, शुगर सॉल्यूशन मिक्सचर, सिल्वर एलिमेंट, कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड, टिन एलिमेंट, सिलिकॉन। अब यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना, देखिए सिलिकॉन की 2 स्पेलिंग होती हैं, सिलिकॉन और सिलिकॉन, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये है कंपाउंड और ये है एलिमेंट। कोयला, कोयला तो क्योंकि कोशिकाओं से ही बनता है, वो मृत पौधों से बनता है, तो ये भी एक प्रकार का मिश्रण है। एयर मिश्रण है, और सोप भी एक प्रकार का मिश्रण है। मीथेन एक कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है, ब्लड मिक्सचर है बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस? ग्रोथ ऑफ प्लांट बिल्कुल केमिकल चेंज है। ग्रोथ ऑफ प्लांट होने के लिए कोशिकाओं में बहुत सारी चीज़ें होंगी, हॉर्मोन्स रिलीज होंगे, कोशिका खाएगी, पचाएगी, निकालेगी, कोशिका विभाजन होगा, और उसमें क्रोमोसोम्स डिवाइड होंगे, सारे ऑर्गेनल्स डिवाइड होंगे, तो ये केमिकल चेंज ही कहलाएगा। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज। किसी भी चीज़ को जंग लगना हमेशा ही केमिकल चेंज रहेगा। फिर आगे है मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग एंड सैंड, इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ, ये फिजिकल चेंज है, कोई नया पदार्थ नहीं बना। कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड में नया पदार्थ बनता है, हमेशा ही केमिकल चेंज। डाइजेशन, पदार्थों को सिंपल पदार्थों में तोड़ा जाता है, हमेशा ही केमिकल चेंज। फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज फिजिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कैंडल इज बोथ फिजिकल एंड केमिकल, हमने अभी पढ़ा था ऊपर। तो गाइस बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो से जुड़ने के लिए। और अभी जाना मत, एक काम की चीज़ आपको बताता हूँ। देखो एग्ज़ाम बहुत करीब है हमारे, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम नहीं होगा तो प्लीज़ डिस्ट्रैक्ट मत होइए। और जब भी आपका मन भटकता है कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, ऐसा सेल्फ डाउट है, उसी टाइम पढ़ने लग जाइए। क्योंकि जब आप पढ़ने लगेंगे तो आपके अंदर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आएगा। अपने आप को टाइम ही मत दीजिए गलत सोचने का या नेगेटिव सोच रखने का, टाइम ही मत दीजिए अपने आप को। सबसे अच्छी टेक्निक यही है। आपको इतना रेजिलियंस अपने अंदर रखना ही होगा, खुद पर भरोसा करना ही पड़ेगा। और अब आप लोग अगर थोड़ा सा मोटिवेशन लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि देखना चाहते हैं कि भी दिल्ली में शिक्षकों की ज़िंदगी कैसी है, तो मेरा एक और यूट्यूब चैनल है जिसमें मैंने कुछ व्लॉग्स बनाए हुए हैं हिडन गाय के नाम से, जहाँ पर आपको मेरे स्कूल के भी कुछ व्लॉग्स मिल जाएंगे। तो वो आप देख सकते हैं, चाहें तो। आपकी मर्ज़ी है, मैं कोई दबाव नहीं डाल रहा हूँ। अगर आपके पास टाइम है या आप मोटिवेशन लेना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। मैं इधर आई बटन में भी उसका पिन दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैं डाल दूंगा। तो गाइज इस वीडियो से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। आपको मज़ा आया, कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करिए। और गाइज जब आपके कमेंट्स आते हैं तो मुझे और ज़्यादा मज़ा आता है वीडियोस बनाने में। पूरा दिन मैं मोटिवेटेड रहता हूँ, स्कूल में पूरा दिन चेक करता रहता हूँ कितने कमेंट्स आए, और उनका रिप्लाई करने में बड़ा अच्छा लगता है। तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट, आप बिल्कुल भी शर्माए ना कमेंट करने में। कमेंट्स कीजिए, जितने आप कमेंट्स करेंगे मुझे उतना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेक्चर पसंद आया हो तो भी बताइए, बुरा लगा हो तो भी बताइए, ताकि स्कोर ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके। और प्लीज़ ये आज ज़रूर बताना कि मैं क्या और इम्प्रूव कर सकता हूँ लेक्चर्स में, मेरी टीचिंग स्किल्स में क्या और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। प्लीज़ इसके बारे में ज़रूर बताइए। मैं एक पॉजिटिव फीडबैक की आपसे उम्मीद रखता हूँ। तो गाइज़ बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो से जुड़ने के लिए। टाटा, बाय बाय, सायोनारा।